बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़ुर नाज़रीन। कराची और कराची के मसाइल वहीं के वहीं। अगर हम बात करें मुर्तज़ा वहाब की हल्फबर्दारी के बाद आज तकरीबन उनको एक हफ़्ता होने को आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम कराची की सड़कों का हाल देखें, कराची की मेन शाहराह जो है, अगर मैं ज़िक्र करूँ जहांगीर रोड और इसके अलावा जो है कराची के मेन शाहराह फैसल और इसके जो है करीब करीब के बड़े इलाके हैं जहाँ पे आज भी जो है सड़कें टूट फूट का शिकार है, जगह जगह सिवरेज का पानी जमा है। लेकिन अगर हम बात करें अपने एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब की, वो अभी तक सिर्फ विजिट ही कर रहे हैं, कोई कारकर्दगी उस तरह की नज़र आ नहीं पा रही है। म्यूनसिपल कमिश्नर्स के भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कराची की सियासत में, ज़ाहिर सी बात है जो बल्दियाती इलेक्शन चल रहे थे उसके बाद जो है जमात इस्लामी की जीत और उसके बाद एकदम से उनकी हार, पीपल्स पार्टी का मेयर। तो आज भी जो है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने कहा कि कराची का जो मैंडेट चोरी हुआ है उसको हम चोरी नहीं होने देंगे। इसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है रज़ा करबी साहब जमात इस्लामी से, और MK पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है सलाउद्दीन साहब। मैं आप दोनों की खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप लोग खैरियत से? सर पहले तो मैं आपसे ही चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कराची की सियासत को आप लोग बहुत करीबी से देखा है। ज़ाहिर है आप लोगों ने अब एक जो है बल्दियाती निज़ाम ही बहुत अच्छे से चलाया है, लेकिन वो इख्तियारात कभी रोना, वसीम अख्तर साहब भी बार बार आके कहते थे बजट नहीं मिलता था, बहुत सारे मसले मसाइल थे। क्या आप देखते हैं कि कराची की जो बल्दियाती जो ज़रूरियात हैं वो उस तरह से फुलफ़िल हो पाएंगी? देखिए, एक तो ये है कि सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि ये बल्दियात बेसिकली नर्सरी है। बिल्कुल। और ये एक ऐसी नर्सरी है कि जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा स्टफ़ मिलता है काम करने के लिए, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में भी। और अगर आपकी बल्दियाती गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट मजबूत होती है तो आपकी पूरा इसकी जो शहर की सूरत हाल होती है वो मजबूत होती है, पार्टीज़ आपकी मजबूत होती हैं, लोग जो हैं वो फैसिलिटेट होते हैं, काम बहुत अच्छे हो जाते हैं, बेसिक सहूलतें जो आवाम तक पहुंचानी होती बिल्कुल है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर इस तरह से भी इसको लेके अगर हम इस तरह से भी इसको देखें कि बल्दियात जो है कराची शहर की बैकबोन है, क्योंकि उससे जुड़े काफ़ी इदारे हैं, उससे जुड़े कितने मसाइल हैं जो आप अगर बल्दियात को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो सारे हमारी जो मसाइल हैं, कराची की जो मेन मसाइल हैं, वो हल होना शुरू हो जाएंगे। इसमें ऐसे हाँ, इसमें देखें बेसिकली देखें, ये जो आपने बात की बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, कराची के हवाले से बात की, लेकिन ये पूरी दुनिया के अंदर अगर बात की जाए ना तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है, जो बल्दियाती गवर्नमेंट होती है, वही पावरफुल होती है, वही सारी चीज़ें कराती है। MNA MPs वगैरह ये लेजिस्लेशंस के लिए होते हैं, असल जो चीज़ है वो यही है। बदकिस्मती से ये है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि भाई देखें, मैं तो कहता हूँ कि कराची की आबादी का तयन ही सही नहीं हो सका, जिसके ऊपर डिलिमिटेशंस होनी थी, जो हमारे बायकाट की वजह थी। हमारे जो हंसना के भाई बैठे हुए, देखिए हम कोशिश ही कर रहे थे, देखिए पार्टी कोई भी आ जाए लेकिन एक प्रॉपर तरीके से काम हो, पहले उसकी बेस तो बने। हम 3.5 करोड़ को कहते हैं कि हम कराची में, हम जो हमारा क्लेम है वो 3.5 करोड़ का है। अब ये कि अगर वो 1.5 करोड़ और 1 करोड़ 65 लाख की आबादी थी, उसको बड़ी मुश्किलों से हमने कह के 2 करोड़ तक तो पहुंचा दिए। अब ये आगे और वर्किंग करनी है, फिर डिलिमिटेशन का मसला है। अच्छा, एक तो ये है कि जाहिर सी बात है कि कुछ कवानीन हैं जिसके ऊपर बल्दियात की, हमने जो लास्ट आपने वसीम अख्तर भाई की बात की, ये 140A का एक आइनी हमारा हक़ है, उस हक़ के पीछे हम सुप्रीम कोर्ट में 5 साल तक लड़ते रहे, लेकिन बदकिस्मती से उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन करके नहीं गए चीफ जस्टिस साहब। अच्छा। अगर वो चीफ जस्टिस साहब ये इम्प्लीमेंटेशन कर देते कि वो जो आपने बात की थी ना कि तमाम इदारे आते हैं, तो वो तमाम इदारे आ जाते, तो हम अभी भी बात करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं, बेस अगर हम सही कर लेंगे फिर उसको इलेक्शन में जाए कोई भी पार्टी जीते, मसला नहीं। अगर वो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें, वसीम अख्तर साहब का जो थी नाराज़गी, पिटिशन हमने पिटिशन दाखिल की हुई थी, और पिटिशन अगर वो उसके पे हियरिंग हो जाती है और उनके वो मसाइल हल हो जाते तो मेरे ख्याल से आप लोग बाइकआउट भी नहीं करते। बहुत एक और वजह थी जो अभी जो हमने यूसीस की बात की थी, एक और चीज़ है, यूसीस हम बढ़ाना चाह रहे थे क्योंकि इन्होंने यूसीस कम कर दी थी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जैसे इलाके में कम की, तो वो इतनी उसकी मीटिंग्स हुई, करते 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 जब हम पहुँचे तो उन्होंने हमने जो है 90 यूसीस का क्लेम किया था, ये और होनी चाहिए। आखिर में जाके उन्होंने एक्सेप्ट किया 53 के ऊपर। ये बात हो गई थी लेकिन इलेक्शन अनाउंस हो चुके थे उस वक्त तक। तो हम ये चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएँ और एक तरीके से इलेक्शन हो जाए, और पूरा एक कानूनी जिसका एक बनता है जिसके ऊपर आपने पूरे शहर को चलाना है, वो अगर आपके हाथ में होगा। देखें, वाटर बोर्ड नहीं है, आप क्या कर लेंगे? आपके पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, क्या कर लेंगे?
इस तरह की सिलसिला था जिसके ऊपर हम तमाम पार्टियों से ये कह रहे थे कि ये चीज़ें कर लेते हैं हम पहले, उसके बाद इलेक्शन में जाएंगे, फिर इलेक्शन होगा तो फिर जो जिस पार्टी को मौका मिले, जिसको ही मौका मिले, आवाम जिसको मैंडेट दे वो आए तो पूरा भरपूर तरीके से वो डिलीवर कर सके। अगर डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो फिर हमारा फिर क्या फ़ायदा, फिर आवाम बेचारी वो वैसे ही रुलती रहेगी, पहले ही परेशान है, इतनी टेंशन है, महंगाई का एक मामला है, मतलब इतने हम सो मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन, मतलब ये कि हमारे जो सरों पर हैं, तो हम कैसे करें। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो हमारी बेस है, बुनियादें हैं, पहले हमें उसको मजबूत करना होगा। जब मजबूत हो जाएंगे फिर इलेक्शन भी हों, जो भी पार्टी है मैंडेट मिले उसको काम करने का भरपूर मौका दिया जाए, उसको पूरा टेन्योर गुजारने दिया जाए। ये नहीं हो कि 2 साल 3 साल के बाद ख़त्म करें या 4 साल के बाद, उसको पूरा टेन्योर दें, उसके बाद जो है पूरी जमहूरी तरीका जो है, आइनी तरीका है, उस पर अमल किया जाए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की और वाकई कराची की ज़रूरत है। अगर इन ज़रूरत को पूरा किया जाए तो कराची के जो मसाइल हैं वो कभी भी उस तरह से ना हमें बढ़ते हुए नजर आए। हम देख रहे हैं कि कराची के मसाइल हल होने के बजाय कराची के मसाइल में इजाफा ही हुआ जा रहा है रोज़ बरोज़। होता भी अगर काम तो कराची में बस वो कॉस्मेटिक तरीके से हो जाता है, मतलब उस तरह से प्रॉपर नहीं काम किया जा रहा जो करना चाहिए। रज़ा गरबी साहब, आप लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की है, अगर हम बात करें पानी के हवाले से या कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, कराची बल्दियात के हवाले से हाफिज़ नईम साहब ने काफ़ी धरने भी दिए हैं। तो आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आज हमने देखा कि हाफिज़ नईम साहब जो उन्होंने कहा कि कराची का मैंडेट चोरी किया गया और ये चोरी नहीं होने देंगे, तो आगे का क्या लाएमल आप लोगों ने तैयार किया हुआ है? जी, कराची के मैंडेट पर जिस तरह डाका डाला गया है, ये सिर्फ जमात इस्लामी का मैंडेट नहीं था, शहर कराची के 3.5 करोड़ आवाम के मैंडेट पर डाका डाला है और ये पीपल्स पार्टी को किसी सूरत में भी इसको हज़म होने नहीं देंगे। और बिल्कुल सही बात की हाफिज़ नईम रहमान साहब ने या मेरी जमात ने कि ये एक ऐसा कांटा है जो उनके गले में फंस चुका है और ये आखिरी हद तक इनका पीछा करेंगे। देखिए ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है कराची के साथ। आपके पास तो पूरा शहर सिंध मौजूद है, आप 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं, अभी तो आप वफाक में भी है। शहरियान कराची ने एक फैसला किया। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कौंसल में मैंडेट होता है ये बाकायदा आम इलेक्शन की तरह नहीं होता है, ये एक रस्मी आखिरी एक कार्रवाई होती है, रस्मी एक कार्रवाई होती है। उसके पास 193 थी जमात इस्लामी के पास, पीपल्स पार्टी के पास 173 फिगर थे, तो वो तो आखिरी की एक रस्मी कार्रवाई होती है जो जाके पूरी होनी है और फिर हलफ उठाया जाता है। अब उसको कुलम कुला उस एक रस्मी कार्रवाई पर जिस तरह डाकाजनी की गई, पूरी दुनिया ने जो तमाशा देखा है और शहर कराची ने देखा, पूरे मुल्क में देखा है, मैं समझता हूँ इस पूरी सिनारियो में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी ज्यादती बिलावल भुट्टो के साथ या बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हुई है कि जिसको अब मुस्तकबिल का एक नक्शा दिखाया जा रहा है कि मुस्तकबिल का वजीर आज़म होगा और ये और पूरे अब जहाँ जरदारी बैठेंगे, यहाँ मोहतरम बिलावल जरदारी साहब बैठेंगे, पहला सवाल इनसे ये होगा। अब इनकी वज़रा जहाँ भी जाता है पहला सवाल इनसे यही होता है कि कराची के मैंडेट पर डाका क्यों मारा गया है। तो ये तो जमात इस्लामी का स्टैंड है और इसके हवाले से 2 काम हुए हैं। एक तो सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन मौजूद है और वो पिटीशन इस हवाले से जो बेसिक उसका बेस है, बल्दियाती एक्ट ये था कि जो चेयरमैन मुंतखब होंगे कौंसल के मेंबर में से मेयर मुंतखब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने आखिरी टाइम में मुर्तज़ा वहाब को कौंसल में लाने के लिए तरमीम करके उसको बाहर से ला के वो इलेक्शन लड़वा दिया। अच्छा। तो ये बेसिक रूल के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, दस्तूर और आइन के खिलाफ है, उन्होंने ज्यादती की है, इसको हमने चैलेंज किया है सिंध हाई कोर्ट में। दूसरा जो इलेक्शन के दिन जो 31 मेंबरान लापता हुए, किस तरह हुए, किसने किए, कहाँ चले गए, उनके खिलाफ जमात इस्लामी इलेक्शन कमीशन में गई है। इलेक्शन कमीशन में इसके खिलाफ हमारा केस है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वहाँ से हमें उस पर रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और किसी सूरत में भी इस केस को हम नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ साथ जो भी हमारा आइनी और जमहूरी तरीका है इंशाल्लाह इस डाकाजनी के खिलाफ हम इनका पीछा करेंगे। अच्छा सर, गरीब साहब, क्योंकि मैं ज़ाहिर है इतने सारे केसेस पेंडिंग में होते हैं, ऑलरेडी जजेस सुन रहे होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इस केस का फैसला जल्दी आ जाएगा? देखिए ये तो एक ऐसा केस है कि इस पर पूरे मुल्क में सवालात उठ रहे हैं। अब अगर MQ वालों से बात करें, नून लीग वालों से बात करें, PTI वालों से बात, किसी भी पार्टी से बात करें, वो ये सवाल उठाएंगे कि अगर शहर कराची में एक सिटी कौंसिल के मेयर के इलेक्शन में कुलम कुला इस तरह दांधली होती है तो फिर जो है जनरल इलेक्शन में क्या होगा, देहातों में क्या होता है, दूर दराज इलाकों में क्या होता होगा,
वहाँ तो पूरा एक कब्जा हो जाता है, टप्पा माफिया मुसलत हो जाता है। और यहाँ तक कि अभी नून लीग और पीपल्स पार्टी तो पीडीएम में दोनों मौजूद है, नून लीग के वज़रा इस पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर सिंध में मेयर के इलेक्शन में ये सब कुछ हुआ तो जनरल इलेक्शन में क्या होगा। सही, बिल्कुल। सलाउद्दीन साहब, आपने रवि साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहेंगे इस पे? देखें, यकीनन इनका आईनी हक है, बिल्कुल इनको जाना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या इनको वो इंसाफ मिल सकेगा। बिल्कुल, मेरा भी यही क्वेश्चन है, और क्योंकि इतने सारे already cases pending में मैं हैं। आपके सामने जी एक मिसाल बैठा हूँ। जी जी मैंने 2018 के इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और वो पार्टी ने मुझे सीट भी ऐसी स्ट्रांग दी थी जिसको हम 9-0 की सीट कहते हैं। जी। वहाँ से जब ये सीट से हरवा दिया गया और जिस वहाँ तरह से से तो हारना नामुमकिन था हाँ बिल्कुल, MDM के और लिए। जो जिस तरह से ये 14 सीटें उठाई गई उसमें से ये एक सीट भी थी। मैं पिटिशन में हूँ और इस पिटिशन का मेन बेसिक उसूल ये है कि 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है वो ये कहता है कि 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का फैसला होना है, जी बिल्कुल। यानी कि 4 महीने के अंदर। आज मुझे 5 साल हो गए, स्टिल आई एम इन द कोर्ट, और मैं मुसलसिल हेयरिंग में जाता हूँ। और ये ज़रूर होता है कि 2 महीने 3 महीने के बाद एक डेट आती है, उसके बाद उसको जिस तरह आगे किया जाता है तमाम शवाहिद और सबूत के साथ। मेरे ख़िलाफ़ जो इलेक्शन जिसने कॉन्टेक्ट किया था या जो तहरीक इंसाफ कैंडिडेट था, अननोन पर्सन भी था, प्लस वो एक इश्तिहारी मुल्ज़िम भी था। अच्छा। एज़ पर मैं वो बात कर रहा हूँ जो मेरे पास जजमेंट्स हैं। उस ही वॉज नॉट क्वालिफाइड एट द टाइम ऑफ मतलब इलेक्शन, तो वो जो है जा ही नहीं सकता इलेक्शन के अंदर। उस इलेक्शन में वो चला गया, एब्सकॉन्डर, इश्तिहारी मुल्ज़िम, और उसकी चीज़ें सबूत के साथ भेजी, यानी कि उसके तमाम जितने भी लोग हैं 4-5 उस केस में थे, जिसमें जो है फ़्लाइट लेफ्टिनेंट भी शामिल हैं एयरफोर्स के, उनको सज़ाएँ हो गई हैं। ये वाहिद आदमी जिसको सज़ा नहीं हुई और ये भागा हुआ, आज तक भागा हुआ है। और जिस तरह से उसने कस्टम कोर्ट के अंदर जाके जो मामलात किए हैं वो भी मुझे मेरे सामने है 3-4 साल के अंदर। फिर यहाँ पे भी वो आता है जिस तरह से चीज़ें वो कर रहा है। तो इसके बावजूद मैं 5 साल से सिर्फ एक मैं अपने इंडिविजुअल केस, इसके अलावा हमारे और केसेस हैं, लेकिन मैं वो वाले केस की बात कर रहा हूँ जो पक्के केसेस हैं। तो अदालतें जब तक इसके ऊपर यानी कि कोई फ़ैसला ना दें और कोई सीरियसली इस मैटर को ना देखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर सारी पिटिशंस और सारे जितने भी इस वक्त ये जमात इस्लामी के हमारे भाई बैठे हुए, मैं मतलब ये कि इनका हक बनता है, मैंने कहा ना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और इनको इंसाफ भी मिलना चाहिए। जो इनके पास रिजल्ट्स आए हुए हैं उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए इनको। लेकिन ये कि कौन है देगा इंसाफ इनको, कौन सी अदालतें देंगी, कौन सी सिंध हाई कोर्ट देगी, क्या हाँ क्या सुप्रीम कोर्ट देगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं सुन रहा, क्यों आंखें बंद है, ये सारी चीज़ें तो है ना, बहुत सारे सवालात हैं। तो इन सवालात का जवाब कौन देगा, कौन करेगा? मतलब ये जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसको मेरे ख्याल में रीविज़िट करना चाहिए चीज़ों को। और जिसका मतलब जब तक आप देखें किसी मुल्क का, हर किसी मुल्क में भी अगर जहाँ इंसाफ ख़त्म हो जाए ना तो फिर वहाँ उल्लू बोलेंगे। ये है पूरी इसकी जो स्टोरी है। अगर किसी मुल्क में अगर इंसाफ अगर नहीं मिला तो वो मुल्क तबाही है। ठीक है, तो ये हम तबाही की तरफ जा चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि जमात इस्लामी का जो वोट बैंक है या मतलब जो उनका मैंडेट है उनके ऊपर डाका डाला गया, क्योंकि जिस तरह से हाफिज़ सईद साहब बार बार इस चीज़ का दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारा जो है वोट बैंक चोरी किया गया, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, तो क्या आप समझते हैं? देखिए, एक बात ये है कि जाहिर सी बात है हमने तो बैकआउट किया हुआ था। मेरे के बाद जिनको जो ऑप्शन मिला उस पर सबने वोट दिया। हम तो ग्राउंड पे नहीं थे, तो हमारी कोई लड़ाई इसमें है ही नहीं। ठीक है, अब जैसे ये क्लेम करते हैं और जिस तरह से इनका है, मैं समझता हूँ कि उनको अदालतों को इंसाफ देना चाहिए और जो चीज़ है उस पर फैसला होना चाहिए। जिस तरह इन्होंने अभी भी बताया, जो मुझे मेरे इल्म में भी है, जिस तरह से इस वक्त मेयर बनाया गया, जो एक यूसी का इलेक्शन नहीं जीता वो मेयर बना हुआ है। यही तो है। जो इलेक्शन जीते वो कहाँ खड़े हुए। तो ये वो चीज़ें जिसको मतलब ये अदालतों को देखना चाहिए, सो मोटो एक्शन लेने चाहिए इसके बिल्कुल। जैसे आप लोग तरमीम के वाले से कहते हैं मतलब अख्तियारात थे 140A के तहत जो अख्तियारात निचले सतह तक मुंतकिल किए जाए, अगर वो अख्तियारात जो दे के आप लोगों की भी बात को मान लिया जाता, जिस तरह से उन्होंने अभी फ़ौरन मेयर कराची के लिए तरमीम की गई हैं जो एक्ट्स में अभी उन्होंने किए हैं, तो मतलब उसमें भी कर लेते तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है ना? इसमें एक बात मैं सलाउद्दीन भाई के ऐड करना चाहता हूँ मज़ीद, कि देखिए रिज़ल्ट मिलना हम आप सबके सामने सारा अदालती निज़ाम, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ा अखलाकी सवाल है पूरी पीपल्स पार्टी पर।
पूरी इस घले सड़े निज़ाम पर, यानी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब कराची में मेयर के आला बरदारी के मौके पे खड़े होकर ये कहते हैं कि हमने जिस तरह कराची का इलेक्शन जीता है, पूरे मुल्क का इलेक्शन इसी तरह जीतेंगे। आप सोशल मीडिया उठाएं, अब कल जो है इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा हुआ। अब आप सोशल मीडिया उठाए, पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखे, सारी मुल्क में अब ये डिस्कशन हो रही है कि जो कुछ पीपल्स पार्टी ने, पहले तो पीपल्स पार्टी ये सब कुछ दियातों में करती थी, लोगों को नजर नहीं आता था, वहां से इतनी आवाज नहीं उठती थी कि पूरे मुल्क तक उनकी आवाज पहुंचाए। अब तो वो सही, और मैं एक और बात बताऊं, सही बात यह है कि जमात इस्लामी तो ये मैदान चाहती थी। अच्छा। ये पीपल्स पार्टी कराची के मैदान में आ जाए, कराची के मैदान में आके ये मुकाबला करे, वो अपने असल चेहरे के साथ सामने आ जाए, और वो अपने असली चेहरे के साथ सामने आई है और अब मुकाबले पर उतर आई है, और ये इतना आसान नहीं होगा उसको आज़म करना। मतलब ये जो बलदियाती इलेक्शन से बेसिकली पीपल्स पार्टी का आप लोग जो है वो फेस दिखाना चाह रहे थे आवाम को, जमात इस्लामी का मकसद ये था। अच्छा, वो जो दूर दराज दियातों में जो कुछ करती थी ना, मतलब हार जीत से कोई सरोकार नहीं था आप लोगों को, मेयर लाने में जल्दी नहीं थी। जीत तो हमारा क्लियर जीता। इसमें देखे अभी जिस तरह आपको सलाउद्दीन भाई ने भी बताया कि देखो ये तो एक आखिर में एक रस्मी कार्रवाई होती है, जीत तो हो गई थी, वो भी फिर 3-4 पार्टियां एक तरफ थी, हमारी उसमें पीटीआई ने हमारी जमात की हिमायत का ऐलान किया था 193 बमुकाबिला 173, तो बहुत बड़ा फर्क था, सीधा सीधा फर्क था। मेरे तो जमात इस्लामी का हक था। अब ये कि सरकारी मशीनरी को, इलेक्शन कमीशन को और सारे उसको इस्तेमाल करते हुए अगर उस पर डाका मारा है तो इस तरह तो नहीं छोड़ा जा सकता है। और फिर ये सिर्फ जमात इस्लामी का मामला नहीं, नाफिज नईब रहमान का मसला है, बल्कि ये तो शहर कराची के 3.5 करोड़ आवाम का मसला है। देखो, लोग उम्मीद की नज़र से देख रहे थे। जमात इस्लामी ने पिछले 5-6 सालों में एक ज़बरदस्त स्ट्रगल की है, जदोजहद की है, शहर कराची की इशूज़ और मसाइल को हाईलाइट किया, उसको लीडरशिप दी, आवाज़ दी, और पानी का मसला हो, के इलेक्ट्रिक का मसला हो, गैस का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, सड़कों का मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, दीगर बहुत सारे मसाइल हो, तो इन तमाम मसाइल को अगर नादरा का मसला हो, अगर किसी ने आवाज़ दी तो वो हफीज़ नईम रहमान साहब दी, जो 6-7 साल से मुस्तकिल बुनियादों पर शहर कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जदोजहद और कोशिश कराए थे। इसी को जो शहर कराची के लोगों और आवाम ने देखा, और एक उम्मीद पैदा हुई कि अब शहर कराची तरक्की और खुशहाली की तरफ सफ़र करेगा। और जब शहर कराची को मौका आया तो इस तरह तो देखो, ये गुंडागर्दी और ये बदमाशी तो बर्दाश्त नहीं होगी, किसी से भी नहीं होगी, कोई और किसी पार्टी के लिए भी ये काबिल कबूल नहीं है। अब तो ये बात सिर्फ जमात इस्लामी नहीं बल्कि सारी पार्टियां कह रही है कि ये कैसा इलेक्शन हुआ कि आपने 193 को 161 में तब्दील किया और 173 वाले जीत गए। सही। अच्छा शेख सलाउद्दीन साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा आप लोग वफाक में भी अभी हिस्सा है, पीडीएम का भी हिस्सा है, तो जो पीपल्स पार्टी की जो सियासत का जो रुख था, जो उनकी तीरों का जो रुख है, वो एक बार फिर से एमक्यूएम की तरफ चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या मतलब कोई अंदरूनी मामलात कुछ चेंजिंग्स होने जा रही हैं, क्या चल रहा है? देखें, जो अभी जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं अभी, आईनी कानूनी जो इनका है हक है, ये हम बहुत अरसे से पीपल्स पार्टी से लड़ रहे हैं। ठीक, अभी तो इनके इब्तिदाई इश्क रोता है क्या हम कहेंगे, अभी तो इनको बहुत लगेगा। हम पिछले 3 दहाइयों से लड़ रहे हैं, और यकीनन इनके पास सबसे बड़ा मैंडेट इंटीरियर सिंध का होता है। होता क्या है, ज़बरदस्ती का लिया हुआ होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, अच्छा आप लोग भी इस चीज़ को मानते हैं? मानते क्या है, ये तो हकीकत है, इसको कौन इनकार कर सकता है। अच्छा, मतलब जो उनका जो अपना वोट बैंक है वो नहीं वो वोट बैंक भी इनका अपना नहीं है। अच्छा, नहीं, वो तो देखें, हमारी लड़ाई क्या है, हमारी लड़ाई ये है कि हम 2% जो ये फ्यूडल सिस्टम ख़त्म करना चाहते हैं, जागीरदार निज़ाम, वडेरा निज़ाम। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब एक वडेरा होगा तो उसके बाद अपने अपने गांव होते हैं, ठीक है ना। अब वो बेचारे हारी और जो लोग होते हैं वो वैली गिरवी होते हैं, उनके उसमें काम कर रहे होते हैं, उनके अंडर में होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वो उनके शनाख्ती कार्ड जमा हो जाते हैं, उसके बाद वो जाके अपने अपने एरिया के जमा करा देते हैं और वोट इस तरह से उनके वोट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यार आप उनका मैंडेट भी ले रहे हो, ज़बरदस्ती सब कुछ ले रहे हो, वो आम सिंधी को आप क्या दे रहे हो, उसको गुलामी में आपने डाला हुआ है, जेलों में बंद किया हुआ है, इनकी प्राइवेट जेलें। भाई बात ये कि क्या उन्होंने कोई ऐसा शहर, चलें छोड़ दें सारे शहरों को, सिर्फ लाड़काना ही दिखा दें कि लाड़कानों को एक मॉडल सिटी बना के दिखा देते कि हमने वो मैंडेट लिया है और हमारे पास पैसा था, हमने ये बना दिया। आप इंडियट सिंध में जाएंगे ना, जितनी बड़ी रोड्स हैं जिसमें हाईवे कहते हैं या M9 M6 M2, ये सारी बनाई हुई फेडरल गवर्नमेंट की हैं, इनकी कुछ नहीं बनाई हुई।
ये इनके पास जो शहर का सारा यानी इंटीरियर सीन था वो तो इतना अच्छा होना चाहिए था ना कि हम देखने जाते हैं वहाँ पे कि भाई ये सही बात है, ऐसे जाहिर ऐसे है, जब शहर बनाए हुए उनकी हैं, तारीखी सिंध शहर बना दिए हुकूमत उन्होंने, ये कर है दिया, तो जाहिर है। कुछ नहीं बनाया उन्होंने। तो जब वो इतना फंड, इतना बजट उनके पास, सब कुछ होने के बाद, क्योंकि देखें हज़ारों मतलब एक अरब रुपए, हज़ारों अरब रुपए जो हैं वो लेके आते हैं और जाते हैं, जिस तरह ड्रेन होते हैं ये भी हमें पता है। तो हमारी लड़ाई तो बहुत पहले से है और हम तो चाहते हैं कि भाई सब मिलके एक दफ़ा जो है इनको बाहर करें। उसकी वजह ये है कि देखें जब इनकी सीएमशिप जो है, हमने तो बहुत कोशिश की, आहिस्ता आहिस्ता करके हम 51 तक पहुंच गए थे सूबाई असम्बली के अंदर, लेकिन ये कि हमें 65-70 तक जाना था जब हम अपना सीएम ला सकते थे। क्योंकि देखें मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर होता है और सूबे के अंदर सीएम होता है, ये मेन होते हैं जिसके ऊपर पूरा शहर और पूरा सूबा चलता है। तो अब जब हमारे पास ये पोजीशन ही नहीं आ रही, हम तो मुसलसल लगे हुए थे ना कि कुछ जीडीए को और लोगों को मनाने की, भाई आप हमारे साथ मिलके आ जाएं, हम चीज़ों को जो है मैनेज करेंगे, लेकिन वो भी तैयार नहीं हुए। तो ये जो हमारी लड़ाई है पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी जिस तरह जो यानी मक्कारी के साथ जो इनका अपना बयानी है वो कुछ और होता है, अंदर कुछ और होती हैं चीज़ें, और जिस तरह करप्शन के ऊपर, अगर करप्शन की कहानियाँ अगर सुने और जिन्होंने करीब से देखी हुई हैं, उसे सेक्रेटरीट चले जाए या दूसरे डिपार्टमेंट के भी इनके पास चले जाएँ, तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है सलाउद्दीन साहब। आप ये बात तो मैं भी मानूंगी कि यहाँ पे जो सेक्रेटेरिएट या कोई भी डिपार्टमेंट हम गवर्नमेंट के चले जाते हैं तो वहाँ पे रिश्वत पहली सीढ़ी चले तो आप 5,000 का नोट दें, फिर उसके बाद आपका एक जो है कोई प्यून आएगा तो वो आपके आगे जो है फाइल लेकर पहुँचाएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाए तो मतलब आपको नौकरी चाहिए तो 3 से 5 लाख रुपए दे दें, आपको नौकरी मिल जाएगी। वो छोटी छोटी नौकरियों के लिए जो कि बेचारे नहीं होते, नायब कासिद इस तरह के प्यून इस टाइप के, तो ये तो इनकी हालत है। इन्होंने तो देखें, मैं कह रहा हूँ ना कि एक ये जो हम बहुत सारी चीज़ें बातें होती हैं अदालतों की और सारी चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ के ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया कि अगर इस एक्शन पे काम किया जाए कि हम मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं। भाई ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं प्लस माइनस हो जाती हैं, आप 19-20 पे कहीं कहते हैं चलो यार हो गया, आंखें बंद कर ली, लेकिन इस तरह थोड़ी होता है जिस तरह यानी कि बग़ैर किसी मतलब कहते हैं ना कि हर चीज़ जो है, मतलब कितना पेट आदमी एक रोटी खा लेगा यार, आधी रोटी, वो साले 2 रोटी भी खा लेंगे, 4 रोटी भी खा लेंगे, 10 रोटी तो 10 रोटी खा लेंगे और उसके बाद भी पेट नहीं भर रहा, उसके बाद भी पेट नहीं भर रहा, उसके बाद भी पेट नहीं भर रहा और चाहिए उनको। तो ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म ना होने वाली। और अभी आपको अगर याद हो, जिस वक्त ये लास्ट अभी 2-2.5 साल पहले जब ये नैब वगैरह छावे मार रही थी, आगा सिराज दुरानी के घर पे जब छावा मारा गया था, वो याद है जब पूरे टीवी दिखा रहा था लाइव, जब उनके तय खाने के अंदर आगा साहब खुद जाके नोट जला रहे हैं। बस तो क्या ये कह सकते हैं। शर्जील में मैंने घर से 2 अरब रुपए निकले, और तो ये सब चीज़ें क्या नज़र नहीं आ रही है हालतों को कि ये लोग, और फिर दोबारा से जो है वो आप देखें चीफ जस्टिस उसके कमरे में पहुंचता है, साकिब था ना ये जो, हाँ ना साकिब निसार, जिस वक्त ये होटल में था, तो वहाँ पे शराब की बोतलें पकड़ी गई। नहीं सर, वो शहद था, वो शराब की बोतल, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो शराब की बोतल को शराब नहीं साबित कर सके, वो शहद निकल गया और लेबोरेटरी में भी उसका अब आप बताएं कि हम कहाँ इंसाफ लेने जाएंगे और वो भी अगेंस्ट ऑफ पीपल्स पार्टी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपके पास भी आऊंगी, मुझे बहुत सारे सवाल के जवाब आपको देने हैं जो आपके अभी दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक की कॉल की जा रही है, शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक्स वाले गुफ्तगू चली थी बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि बात हुई थी करप्शन के हवाले से। तो रज़ाक गरबी साहब भी जो है वो मुस्कुरा रहे थे और उनके माइंड में बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने कहा था ब्रेक से मैं वापस आती हूँ, फिर आपको हम ज्वाइन करेंगे। जी क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी सलाउद्दीन साहब ने पूरी पीपल्स पार्टी पर तबसरा किया, निज़ाम पर तबसरा किया, निज़ाम तो वाकई बहुत ख़राब है। मैं सलाउद्दीन साहब की बात से एग्री करूंगी। एक सवाल तो बनता है ना, शहर कराची ने तो सबसे बड़ा मैंडेट MQM के दिया, एक नहीं बार बार दिया दिया, और फिर
एमक्यूएम को ये क्रेडिट भी हासिल रहा कि बार बार पीपल्स पार्टी के साथ भी हुकूमत में रही, नून लीग के साथ भी रहे, पीटीआई के साथ भी रही। और बदनसीबी देखें जितनी भी ये तरामी में जो आपके बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हैं, या हम रोना रो रहे हैं ना कि मेयर कोई इख्तियारात नहीं है, तो एमक्यूएम तो इनके साथ हुकूमत में मौजूद रही, उनके साथ हुकूमत में बैठी रही, शामिल रही। उस वक्त इनको क्यों भी ये ख्याल नहीं आया कि ये जो तरमीमात हो रहे हैं या कवानीन बन रहे हैं या एक्ट बन रहे हैं, ये तो शहर कराची के मुस्तकबिल के साथ कितना बड़ा मजाक होगा। उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं कहा? देखे उस वक्त अगर ये पार्लियामेंट में इस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में शामिल होते कि पहले हमें शहर कराची के ये हुकूक दिए जाए, इन कवानीन में तब्दीली की जाए, शहर कराची के मेयर को ये इख्तियार दिया जाए, ये इदारे वाटर बोर्ड है या दिगर जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं वो मेयर के अंडर में होने चाहिए, मेयर उसका चेयरमैन होना चाहिए। तो आज शहर कराची का कोई रोना नहीं होता। सही बात लेकिन बहुत माजरत के साथ मैं बात करना चाहता हूँ, बड़ी बदनसीबी की बात है कि इन तमाम इत्तेहादियों के बावजूद, यानी आखिरी इत्तेहाद इनका पीटीआई के साथ हुआ है, उसके बावजूद भी आप पूरी हिस्ट्री उठाएं, ये मैं मतलब रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि आप पूरी हिस्ट्री उठाएं कि शहर कराची के लिए कौन सा इन्होंने मुस्तकबिल के लिए कोई बड़ा काम किया या उनसे कोई बड़ा काम लिया गया है। ये सारा मजाक शहर कराची के साथ होता रहा, एमक्यूएम उसका हिस्सा रही। सलाउद्दीन साहब, बहुत सारे सवाल नहीं, बिल्कुल सही देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी लेकिन जमात इस्लामी के भी ज़ाहिर देखें जो सवालात इन्होंने किए हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त पॉइंट उठाए। लेकिन जहाँ तक मेरी ये नॉलेज हुआ क्या, अब मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा ना, जाहिर सी बात है, इनका सवाल है उसको क्लियर भी करना है, मेरा फ़र्ज़ बनता है। देखें हमारी जो लास्ट जो मेयरशिप रही थी, एक तो वसीम अख्तर भाई की थी जिसमें हमने पूरा रोया इस सारी चीज़ों का, पिटिशंस में भी गए। उससे पहले थी मुस्तफ़ा कमाल भाई की मेयरशिप के अंदर, जिस वक्त कराची के अंदर सारे इख्तियारात उनके हाथ में थे और पूरा कराची को जिस तरह से उस वक्त वो तमाम जितने जो आज हम कहते हैं ना वो चाहिए, तो वो तमाम इख्तियारात उनके पास थे, जिस उस इख्तियारात के बिना के ऊपर वो सारी डिलीवरी हुई। उससे पहले नेमतुल्लाह साहब के पास था, उनके पास पूरे इख्तियारात थे, उन्होंने भी डिलीवर करके दिया था। ये सारी चीज़ें हैं ऑन रिकॉर्ड। वो कौन सा पीरियड था जिस वक्त ये सारे इख्तियारात चले गए? वो पीरियड था 4 साल का जिसमें इलेक्शन ही नहीं हुए। उसमें हुआ ये था कि थ्रू लेजिस्लेशन, क्योंकि मैंने फिर बात की थी आपसे कि लेजिस्लेशन के अंदर हमें जो है वो मेजॉरिटी चाहिए असेंबली के अंदर जहाँ से पास होते हैं कवानीन, वहाँ पे उन्होंने, उनकी मेजॉरिटी थी, उन्होंने वो सारे कवानीन पास किए जिसमें वाटर बोर्ड, जो क्या कहते हैं केडीए हो गया, सॉलिड वेस्ट में, वो सारे काम उन्होंने वो कर दिए जो काम नहीं करने थे। तो वो उस मेजॉरिटी में करके चले गए। और मतलब अगर जो वाला पीरियड था हमारा 2009 को जो ख़त्म हुआ था, अगर वो दोबारा इलेक्शन हो जाते, वो चीज़ें होती तो कराची इस पर कहीं से कहीं होता, चाहे कोई पार्टी आती। लेकिन वो सारे इख्तियार जा चुके थे। उसके बाद उन्होंने 4 साल में इलेक्शन ही नहीं कराया ना, वो पूरा, बल्कि 4 साल नहीं 6 साल इलेक्शन गैप रहा है, इलेक्शन ही नहीं हुए। बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट किसी, देखें ये सारे जितनी भी पार्टी हैं, चाहे नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे अदर पार्टीज़ हों, बड़ी बड़ी पार्टीज़, इनका ये हमेशा से बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं। अच्छा, कि वो चला साहब का जो टेन्योर था उसके बाद 6 साल हाँ ये गैप रहा है, ये गैप रहा है, गैप के बाद इलेक्शन में, तो वो गैप में इन्होंने इलेक्शन ही नहीं कराया। हम मुसलसिल आए, उसमें जाते रहे कोर्ट्स अदालतों में कि भी इलेक्शन हो, बल्दियात नहीं हो सके थे। तो उसके बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें अपने हाथ में ली पीपल्स पार्टी ने। देखिए इन्होंने बहुत, मतलब मैंने कहा ना, ये लोग बहुत ही चालाक, अय्यार, मक्कार लोग हैं। इन्होंने जो चीज़ें की अपने हाथ में ली, उसके बाद इलेक्शन करवाए। जब इलेक्शन करवाए तो जो वसीम भाई के जो आई थी उसके अंदर यही था कि आप वो थोड़े छोटे चीज़ें आपके पास हैं उस पर काम करें। भाई आप देखें पूरे जो दुनिया के अंदर निज़ाम है उसमें पुलिस सिस्टम भी बल्दियात में आता है। इतना मजबूत सिस्टम है, क्योंकि मैं कई जगह बाहर थोड़े दिन रह चुका हूँ। मुझे पता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर एक घर में आपके पास अगर काउंटेड लोग हैं 6, अगर 7वां कोई आके रहेगा ना आपके पास, आपको काउंसलर को बताना पड़ेगा वहाँ पे। अगर वो 7वां आदमी आ गया, 8वां आके रह गया, वैसे आ जाए दावतों में चले जाएं 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन अगर कोई रहेगा तो उसको आपने इंदराज कराना। अच्छा, मतलब वो अगर आपके पास 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए, हाँ, तो आप वहाँ नोटिंग कराएंगे कि ये एडिशनल लोग रहते हैं यहाँ पे। सही। उसका एक सिस्टम बना हुआ है। आप देखें कि ये इतना बेहतरीन, और उसका जब इधर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक कंट्रीज हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये होता है कि आप फ़र्ज़ करें कि आप शोर शराबा नहीं कर सकते, बराबर में अगर किसी ने शिकायत की तो आपका उसी वक्त चालान होगा। इसी तरीके से कचरे का निज़ाम है, आप ऐसे नहीं फेंक सकते। इतने निज़ाम है, ये मैंने कह रहा हूँ सबसे दुनिया का सबसे मजबूत निज़ाम है, मजबूत सिस्टम है। अगर हम इसको
नाफिज करें ना सही तरीके से, ये हमारी जो आदि जो हमारी टेंशन होती है ना, ये वो ख़त्म हो जाए। सही बात तो ये सारी चीज़ें तो वो थ्रू लेजिस्लेशन उन्होंने वो काम किए जो कि उनके पास चले गए। फिर उसके बाद हम अदालत में गए। आप यकीन करें कि जस्टिस गुलजार साहब थे, मेरे समझ में आज तक नहीं आया कि 4 साल उनकी टेबल पे रखी रही पिटिशन, उन्होंने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। बुला के वसीम अख्तर भाई को जलील करते रहे, बुला कहते हैं कि आप ये नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे, आप वो कर रहे हैं, मैं कैसे करूंगा, मेरे पास चीज़ें नहीं है। जब वो मेयर थे तो तब से ही उन्होंने पिटीशन हाँ पिटिशन लगी। जब जा रहे थे चीफ जस्टिस साहब, जब जा रहे थे, जाने से मेरे ख्याल में कोई 1 हफ्ते पहले, लास्ट वीक ऑफ मेरे ख्याल में उनका वो चल रहा था, उस पर उन्होंने वो पिटिशन को कहा कि ये पिटिशन बिल्कुल सही है और मैं समझता हूँ कि इस पे जो है अमल होना चाहिए। अच्छा भाई आप अमल करवाते, आप बोलते कि फौरी इम्प्लीमेंटेशन करवाते, आप लिख के जाते कि इसको फौरी तौर पर 140A के जो इख्तियारात हैं फौरी इम्प्लीमेंट करवाए जाएँ, ये उन्होंने नहीं किया। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये वो हकीकत हैं जिसके ऊपर देखें हम आपस में, जाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को ब्लेम भी देती हैं, इल्ज़ामात भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हम कहते हैं हक़ाइक़ जो हैं वो हक़ाइक़ क्या है, हक़ाइक़ हम कहाँ तक गए, हम एक चीज़ में, मतलब ऐसा नहीं है। और उसके बाद हमने एक और जो पिटिशन की थी, जिसमें हमने फ़रूक नसीम भाई उसमें वकील थे, उन्होंने सारी चीज़ें वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाके बात की है। तो उसके बावजूद वो चीज़ें कराची को नहीं मिल सकी जो कि कराची का आइनी हक़ था। जो मतलब वसीम अख्तर साहब जो हैं, जो उनका टेन्योर था, निज़ाम में दौर जो था उनका वो, और फिर उसके बाद 6 साल अब और गुजर गए, मतलब इन सारे टाइम को हम काउंट करते हैं तो तकरीबन अच्छा खासा टाइम बनता है। और जो 140A के जो आप लोगों ने पिटिशन फाइल की हुई थी, वो आप लोगों ने उनके जो है उसी उनसे पहले साल में ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन जो है वो उसके पर इम्प्लीमेंटेशन उसका 4 साल के जब एंड ऑफ द टाइम था, उस वक्त वो वाली चीज़ें हुई, लेकिन उस पर भी तशरीह करके गए, वो उस कानून की तशरीह करके गए। उस कानून, हम चाहते थे उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो, सही, और आज भी वो पेंडिंग में। देखिए मैं इस वक्त इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि ज़ाहिर कि इनके भी इल्म में है और चीज़ें, ये इनको अगर मौका मिले ये भी काम करें उसके ऊपर। मैं तो चाहूँगा कि देखें बीइंग, मतलब ये कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं, शहर के लिए नहीं करें भाई, इनके समझ में आएगा, इनको अब समझ में आएगी पीपल्स पार्टी क्या थी, वरना ये चले जाते थे पीपल्स पार्टी से बात करने के लिए। बहुत सारे हमने देखा ना, कई जगहों के ऊपर मसला था, मैंने कहा इनको, हम तो बहुत इनकी मार खा चुके हैं, तो अब ये जा रहे हैं करें बात। लेकिन ये है कि देखें इस, मतलब जाहिर सी बात है हम सब पाकिस्तानी हैं, इस शहर के मतलब हम वासी हैं, हमें अल्लाह ताला अगर इस मंज़िल पे पहुँचाता है, हम आते हैं तो यकीनन हमें वो काम करने होंगे जो काम हमारे ज़िम्मे है, वरना इसका भी हिसाब देना होगा। बिल्कुल ऐसी है। अगर यह शख्स सोच ले, ये ज़रूरी थोड़ी है कि यार मैं MLA बन गया, MPA बन गया, या फला चेयरमैन मेयर बन गया तो ख़त्म हो गया, बस खुश हो जाएं और इन्जॉय करें। एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। हकीकत है। आपके सवालों के जो जवाबात थे वो काफ़ी अच्छी तरीके से उनकी तशरीह हो गई है। शेख सलाउद्दीन साहब ने जो उनको काफ़ी डिटेल में जो है उसको एक्सप्लेन किया है, जो मतलब इख्तियारात थे, जो पिछली जो उनका जो टेन्योर था वसीम अख्तर साहब के, तब से और अभी तक जो है उन्होंने जो आपकी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर किया। जी, मैं सिर्फ एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। जी, नियामतुल्लाह खान साहब जब मेयर बने, कराची में इख्तियारात तो कभी भी पूरी इख्तियारात डिलीवर नहीं हुए, यानी सुबह से कराची को उन्होंने कम इख्तियारात में भी रहते हुए वो काम किए जो कभी मुमकिन ही नहीं थे। सही, पूरे शहर कराची का नक्शा बदल दिया, शहर कराची को फिर से मॉडल पार्कों का शहर बना दिया, रोशनियों का शहर बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया, और सबसे बड़ा जो काम किया K3 वाटर का एक मंसूबा बना के और इम्प्लीमेंट करके दिखाया और शहरान कराची को घर घर पानी पहुंचाया। नियामतुल्लाह खान साहब ने ये काम विदिन 2-2.5 साल के अंदर अंदर किया। ठीक है, हालांकि सूबाई हुकूमत से भी टसल थी, वफाकी हुकूमत से भी टसल थी, लेकिन उसके बावजूद उसमें कमिटेड आदमी था, काम करने वाला आदमी था, जज्बा था, काम करके दिखाया। K3 मंसूबा मुकम्मल करने के बाद और पानी सप्लाई करने के बाद नियामतुल्लाह खान साहब ने एक और काम किया, K4 का एक मंसूबा बना के और सूबाई हुकूमत के हवाले किया कि ये जो K4 का मंसूबा है, इसमें 100 मिलियन गैलन इजाफी पानी शहर कराची को विदिन 4 साल के अंदर अंदर मिलना चाहिए, यानी 2008 और 9 तक ये मंसूबा कंप्लीट करके शहर कराची को सप्लाई शुरू होनी चाहिए। अगर ये पानी नहीं आया तो शहर कराची में पानी का एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। आप बदनसीबी देखें, उसके बाद बार बार हुकूमतें आई, MQM की भी हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नून लीग की हुकूमत आई, PTI की हुकूमत आई, और MQM तमाम हुकूमतों में उनका हिस्सा रही है, सुबह में भी वफाक में भी तकरीबन। फिर वसीम साहब
उसमें मेयर बने या नाजिम बने, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आए, लेकिन K4 मंसूबा जो शहर कराची की सबसे बड़ी डिमांड है आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। कई बार उसको रिवाइज किया गया, इस पे तो हमने कई अरब रुपए जो है ना प्रोग्राम्स इजाफी किया है। बजट बनाया गया। मैं तो सिर्फ इसकी एक मिसाल देता हूँ। फिर दूसरी बात यह है कि देखे हकाइक तो हकाइक है, उसको तो नहीं छुपाया जा सकता है। शहर कराची क्यों बर्बाद होता रहा है? अगर MQM हुकूमतों के साथ शामिल रही, वफाक में भी, सूबे में भी, वजारतें भी रही, मिनिस्ट्रीज भी रही, लेकिन शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता रहा। शहर कराची गंदगी का ढेर बन गया। शहर कराची पानी की बूंद बूंद को तरसता रहा। शहर कराची में के इलेक्ट्रिक ने जो मजालिम किए कोई उसका तस्वुर नहीं। 8 स्ट्रोक में 3 दिन के अंदर 3000 लोग कराची में हलाक हो गए थे। क्या जमात इस्लामी के अलावा आप बताया अगर कोई मैदान अमल में, आप बताया अगर किसी पार्टी ने एहतजाज किया, आप बताया अगर उस पर किसी पार्टी ने आवाज बुलंद की हो। अच्छा, तो मतलब आपकी कहने का जमात मतलब ये है कि इस्लामी MQM अदालतों पाकिस्तान में जो है वो थी, प्रोटोकॉल मैदान में एंजॉय करने के लिए वफाक का हिस्सा बनती है। आप मतलब बताएं वो ना। कराची इसका उससे उनको कोई इंटरेस्ट अल्लाह नहीं है। पाक आपके ने कहने का अल्लाह मतलब ये है। पाक ने मौके दिए सही सही। और बहुत बारी बरकम अक्सरियत थी शहर कराची से। शहर कराची के लोग उम्मीद के नजर से इनकी तरफ देख रहे थे। तो शहर कराची बर्बाद होता रहा और ये सारी हुकूमतों में भी शामिल अच्छा, रहे। जो मुस्तफा कमाल तो साहब का जो ये दौर था अगर उसमें इख्तियारात भी नहीं उनको थे, इख्तियारात नहीं अगर थे, अगर उसमें तो उन्होंने काफी अच्छा डिलीवर मैं किया ये था। बात अगर देखें, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो नियामतुल्ला खान साहब के ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट थे उसको आगे बढ़ाया है। अगर 80% ऑफ प्रोजेक्ट है कि वो ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट जो नियामतुल्ला खान साहब ने आगाज किए थे ना, मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में मुकम्मल हो गए। अगर बात इख्तियारात की, कवानीन की है, तरामीम के है जो पीपल्स पार्टी करती रही है बकौल सलाहुद्दीन साहब के, तो फिर MQM बाहर क्यों नहीं आए हुकूमत से? MQM ने एहतजाज क्यों नहीं आया? तो MQM वजारतें छोड़ देते, हुकूमत से बाहर आ जाते। तो ये वो जो तो PTI की हुकूमत थी, आप लोगों ने खुद छोड़ा है उनको। सारी चीजें भी चलती रही और शहर कराची वीरान भी होता रहा। ठीक है सर। अच्छा, इसमें देखें एक चीज़ ये है कि मैं फिर यकीनन इनको क्लियर करूंगा इस बात के ऊपर भी। देखें जो दौर था नेमतुल्लाह खान साहब का, उसमें भी हमने नहीं थे, वो भी हमने बैकआउट किया था, तो वो नेमतुल्लाह साहब बन गए थे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, बेस्ट हुकूमत। मतलब ये कि मैं समझता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ का दौर सबसे बेस्ट था। उसने पूरे इख्तियारात किया, पूरा फंड भी दिया। इसी तरीके से जब मुस्तफ़ा कमाल भाई के पास एज ए मेयर जब आए थे हमारे उसके सेकंड दौर में, तो उनके उस वक्त भी मुशर्रफ की हुकूमत थी। तो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत की वजह से वो तमाम फंड्स मिले, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। असल में देखें ये नहीं, आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन जब आपके पास पीछे पैसा ही नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे? जो फंड्स ही नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि देखें ये जो हुकूमतों में आना जाना जो सिलसिला होता है, बेसिकली हम कभी भी हम गए नहीं किसी के पास भी, ये खुद आते हैं हमारे पास। आपने देखा 90 पे भी यहाँ बहादुराबाद पे ये लोग खुद आते हैं कि एक अपनी मेजोरिटी को मुकम्मल करने के लिए, ताकि प्राइम मिनिस्टर बना सकें। वो सारी चीज़ें चलती हैं। ये पॉलिटिक्स हम हुकूमत बनाती और हुकूमत गिराती। हाँ, ये वाली जो पॉलिटिक्स है ना, वो तो चलती रहेगी। आप सियासत में जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो ये सोच के थोड़ी लड़ते हैं कि मैं हस्ब इख्तिलाफ में बैठूंगा। आप कहते हैं कि मैं आके जीत कर आके काम करूंगा। कैसे काम करेंगे? जब आप हुकूमत में होंगे। तो जो भी आपको फंड्स मिलते हैं या जो भी डेवलपमेंट मिलती हैं, वो आपको एज ए हुकूमत, मैं जिस वक्त था मुझे ही पता है कि हम कितना पैसा लेके आते थे और उसमें इंजेक्ट करते थे, ठीक है ना, लोकल गवर्नमेंट में इसमें जाके। तो वो सारी चीज़ें चलती हैं। जहाँ तक रहा पानी का मंसूबा एक एक करके कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। हर उसका वो होता है 4 साल के बाद, 5 साल के बाद। इस वक्त भी जो पोजीशन खराब है, ये कह रहे हैं ना हर घर में पानी नहीं है, हर घर में पानी नहीं, हर घर में पानी। अगर हर घर में पानी होता तो आज हमें ये तकलीफ ना होती। देखिए ये हमारे प्रोजेक्ट नामुकम्मल प्रोजेक्ट हैं, सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं। ये K4 की बात करें, K4 का मुझे सारा पता है, इसलिए कि मैं वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी ऑफ प्लानिंग में भी रह चुका हूँ। K4 के लिए हमने जब पहली दफ़ा ले गए थे वो था 25 अरब रुपए का, यानी 25 बिलियन का। उसमें हमें करना ये था कि सिंध गवर्नमेंट से 12.5 अरब रुपए लेने थे, 12.5 रुपए वहाँ से लाने थे, उसके बाद काम शुरू होना था। सिंध गवर्नमेंट ने वही अपनी लंतनानियाँ की और उसके बाद 12.5 अरब नहीं दिए। वो अब वो प्रोजेक्ट जो है जो बन रहा है वो आहिस्ता से करते करते अब 300 अरब पे पहुँच गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और सुन लें, इसके 25 अरब का ये आपको बताऊं कि ये जो हमें जो कराची की रिक्वायरमेंट है वो है 1,250 MGD की। इस वक्त हमें मिल रहा है 550, ठीक है। अब ये K4 का जो प्रोजेक्ट था ये डिले होता रहा। अच्छा, अब अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में आई थिंक 1-1.5 महीना हुआ, एक मीटिंग हुई है CM हाउस में, मैं भी था वहाँ पे। ये सब आए हुए थे इस्लामाबाद से भी, बिलावल भुट्टो खुद भी थे कि मेरे घर में भी टैंकर का पानी आता है। मैं सुना होगा ना, मैं उस मीटिंग में मौजूद था मैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम तो हर
यानी कि फोरम पे अपना मुकदमा भी उठाते हैं, लड़ते भी हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आपको बजट नहीं मिलता। अब जैसे हम बैठे हुए हैं इस वक्त इस टेबल के ऊपर 4 आदमी बैठ सकते हैं ना, और 4 आदमी बैठेंगे तो 4 आदमी चाय भी पी सकते हैं आराम से। यहाँ अगर 400 आदमी आ जाएंगे तो आप बताएं वो 400 आदमी को आप इस टेबल पे चाय पिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कराची का हशर ये है कि उस जगह के ऊपर जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ 4 आदमियों की जगह 400 आदमी आ गए, और हम उसको उसकी जो है कहीं पे भी मर्दमश मतलब उसको आपने कैलकुलेशन करनी है ना, उस कैलकुलेशन के हिसाब से खाना भी आएगा, उस कैलकुलेशन के हिसाब से पानी भी आएगा, उस कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी जो है वो ताम भी जो भी होगा, सब चीज़ें उसी तरह होंगी ना। यहाँ पे हो ये रहा है कि हम इस बात को सीरियसली देख ही नहीं रहे कि ये शहर बढ़, आप कितना भी काम कर लें, ये शहर जिस तरह बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा 40 साल पुराना है, और यहाँ पे लोग जो रोजाना का इन्फ्लैक्स जो होता है, तमाम सूबों से लोग आते हैं कमाने के लिए। अच्छी बात है कि शहर जो है उनको कम से कम उनके घरों को तो पाल रहे हैं, तो अब उसके हिसाब से इसको फंड नहीं मिलते। अब जो प्रोविंशियल जो वो है हमारा, जो जब आना होता है जो प्रोविंशियल से, हाँ प्रोविंशियल से फिर आना होता है बल्दियात के अंदर, ठीक है, वो वाला फंड नहीं आ पा रहा है। हम नेशनल फाइनेंस कमीशन के अंदर जो हम हमारे रोना क्या है, नेशनल फाइनेंस कमीशन में जब हम फिगर ही पूरी देंगे तो हमें उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। जब पैसा मिलेगा तो सिंध गवर्नमेंट उसको ऑफ कर देगी, फिर सिंध गवर्नमेंट उसके बाद उसको जो है 25 या 1 रुपए में से 4 आने दे देंगे। यहाँ जरूरत 4 रुपए की या 4 आने मिल रहे हैं। तो ये वो चीजें थी। अब हम देखते हैं क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस होंगे ना, इनके सामने भी होंगे, ये किस तरह पूरे करते हैं। कहने को तो ये अभी 1 हफ्ता हो गया, ये बजट का जो रोना था वो कहते थे कि हम देते हैं लेकिन वो उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तब इनके लिए भी बहुत बड़ा टास्क है। अब देखते हैं ना कि ये हाँ ये किस तरह करेंगे, और उन्हीं फंड्स में जो महदूद फंड्स हैं, या पे अगर ये जो है उस वक्त 140 का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे तो मेरे ख्याल से आज हर तरीके से जो है मैं अब तो उनके पास है ना, अब तो 140 की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि सिंध उनके पास है, पूरी हुकूमत उनके पास है, मेयर उनके पास है। हम देखते हैं किस तरह करते हैं। असल मसला ये है कि जब ये देखें पूरी जो आबादी का हिस्सा है ना, आबादी को आपने जो उसके हिसाब से आपने डेवलपमेंट करनी है। आपके पास वर्टिकल पूरी इमारतें चली गई जहाँ 700 फ्लैट है, लेकिन वहां पर वो जो बिल्डिंग थी पहले उसका अगर सेवरेज का निज़ाम 8 इंच पे या 12 इंच के ऊपर है, अब वहां पे हमें 24 इंच चाहिए या 38-32 इंच चाहिए। वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा। कराची में देखें, मैंने थोड़ा सा बल्दियात पे काम किया, इस वजह से कि मैं बिल्कुल टाइम मेरे पास शॉर्ट है, बिल्कुल समझे कि 2-3 सेकंड्स है। अब इसमें जो बात मुकम्मल कर दे ताकि फिर मैं वाइंड अप की तरफ जाऊं। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैंने भी एक इसकी फिगर बनाई थी, तकरीबन कराची को 1000 अरब रुपए की जरूरत है। ये बाद में आई है, वर्ल्ड बैंक से भी एक फिगर आई है, वो तकरीबन इतनी है। तो अब अगर ये फंड्स आते हैं तो ये बार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, ये काम होगा। ये सिर्फ रोड का काम नहीं है, बहुत काम है। यानी कि आप समझ लें कि जितनी यूसीज है ना, 246 इस दफा पहले हम 2009 पे थे, ठीक है ना, अब ये इतने हो गए। तो हर यूसीज के पे 4 आपके वो होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, वो काउंसलर्स पूरी बना के देते हैं अपनी अपनी वार्ड्स के ना, ये काम होते हैं। ये सारा एक सिस्टम है। अगर वो सिस्टम को इन्होंने कर लिया, लेकिन वो सिस्टम को करेंगे कैसे, क्योंकि इनके जहनों में करप्शन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख सलाहुद्दीन साहब। करवी साहब आपने कुछ कहना है, क्योंकि मैंने क्लोजिंग करनी है प्रोग्राम की। बस मेरा कहना यह है कि शहर कराची में ये जो मेयर का इलेक्शन हुआ धांधली की बुनियाद पर हुआ है, गलत हुआ है, पूरा मुल्क उसको गलत कह रहा है, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार बिलावल भुट्टो जरदारी है। जमात इस्लामी इसका पीछा करेंगे और इंशाल्लाह शहरियान कराची को ये हक दिलाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रज़ा गरबी साहब आप आए, और शेख सलाहुद्दीन साहब आपने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा खुद इजाज़त, मुझे मेरे मेहमान को मेरी टीम खुदा में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।